एपिसोड 12 हाइडिंग इन प्लेन साइट। बेला ने फोन को काफी देर तक देखा, फिर खांसते हुए एक छोटी अनिश्चित आवाज में कहा, अंकल रॉय, ये बेला है। क्या उसने उसे फिर से किसी और के साथ मिला लिया था? ठीक है, बहुत देर तक मत जागो। अध्यांश ने कॉल समाप्त कर दी। वह अब अंत में शांति से सो सकता था। अगली सुबह अध्यांश और उनके अधीनस्थों ने अलग होने से पहले अपने बैग के साथ चिबा होटल से चेकआउट किया। उनमें से प्रत्येक का अपना उद्देश्य था। अध्यांश टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी अस्पताल गया। अभय सीधे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए। वह मिशन के लॉजिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार होगा। सार्थक ओडा मसाओ की निगरानी के लिए शिंजुकु ग्योएन नेशनल गार्डन गए। उसे यह सुनिश्चित करना था कि ओडा मसाओ अचानक अपनी प्रयोगशाला के लिए यूटर्न लेने वाला नहीं था। इससे उनकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न होगी। ये टोक्यो के लिए चेरी ब्लॉसम दिवस था। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शिंजुकु ग्योएन गार्डन में चेरी के फूल आज पूरी तरह खिलेंगे। हालांकि यह सोमवार की सुबह थी। शिंजुकु ग्योएन पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। हर कोई चेरी ब्लॉसम देखने के लिए उत्सुक था। ये टोक्यो के लिए चेरी ब्लॉसम दिवस था। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शिंजुकु ग्योएन गार्डन में चेरी के फूल आज पूरी तरह खिलेंगे। हालांकि यह सोमवार की सुबह थी। शिंजुकु ग्योएन गार्डन पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। हर कोई चेरी ब्लॉसम देखने के लिए उत्सुक था। सबसे खूबसूरत चेरी के पेड़ों के नीचे पहले से ही लोगों ने चद्दर फैलाकर कुशन लिए बैठे हुए थे। सार्थक ने विशेष रूप से शिंजुकु ग्योएन गार्डन के टूर ग्रुप में एक स्पॉट बुक किया था। 3 सैन्य पुरुषों ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था और सार्वजनिक रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा करते समय खुद को छिपाने में विशेषज्ञ थे। किसी के लिए जो बेहतर नहीं जानता था, सार्थक देश के किसी भी अन्य पर्यटक की तरह दिखता था। धूप के चश्मे के साथ पूरा, एक झुकी हुई मुद्रा और उसके सिर पर एक मूर्खतापूर्ण लाल में साथ इस टूर ग्रुप कैप। उनकी जानकारी के अनुसार ओडा मसाओ आज चेरी ब्लॉसम देखने के लिए शिंजुकु ग्योएन गार्डन में आने वाला था। ओडा मसाओ एक विद्वान थे जो बायोमेडिसिन के प्रति जुनूनी थे। उसके जुनून की मात्रा इवान की प्रतिद्वंद्विता की थी। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी प्रयोगशाला में बिताया और इवान से भी अधिक एकांत प्रिय थे। उनका कोई परिवार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। उनकी एकमात्र सांसारिक संपत्ति उनके प्रयोगशाला के उपकरण और उनके शोध थे। काम के अलावा उनकी एकमात्र रुचि चेरी ब्लॉसम देखने के लिए साल में एक बार शिंजुकु ग्योएन गार्डन का दौरा करना था। अध्यांश एक दिन पहले जांचने के लिए टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी अस्पताल गया था। वहां उन्होंने पाया था कि ओडा मसाओ की प्रयोगशाला की सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से परिष्कृत नहीं थी। अंदर घुसना काफी आसान था। उनकी सबसे बड़ी समस्या स्वयं ओडा मसाओ थी। वो प्रैक्टिकली अपनी प्रयोगशाला में रहते थे, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन। वे अंदर घुसने के लिए कुछ अलग तरीके लेकर आए थे, लेकिन वे सभी ओडा मसाओ को टिप देंगे और उसे हाई अलर्ट पर भेज देंगे। फिर उन्हें संयोग से पता चला कि ओडा मसाओ अपनी प्रयोगशाला छोड़कर अगले दिन चेरी ब्लॉसम देखने के लिए शिंजुकु ग्योएन गार्डन जाने वाले थे। किस्मत उनके पक्ष में थी। वे योजना बनाने के लिए होटल लौट आए थे, फिर अगले दिन अपनी चाल चलने के लिए अलग हो गए। जब सार्थक शिंजुकु ग्योएन गार्डन पहुंचे तो अध्यांश भी अभी टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचा था। सर, मेरी नज़र ओडा मसाओ पर है। वह अपने स्नातक छात्रों के साथ एक चेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। सार्थक ने अपना हेडसेट लगा रखा था। वह चलते हुए बात करता था, लेकिन किसी भी आकस्मिक पर्यवेक्षक के लिए वह ऐसा दिखता था जैसे वह केवल संगीत सुन रहा हो। वह अपने आसपास के अनगिनत पर्यटकों की तरह तैयार था। अध्यांश अभी ओडा मसाओ की प्रयोगशाला के बगल में एक छोटे से कमरे से निकली थी। उनके पास एक सफेद कोट और विशेष काले रिम वाला गैर पर्चे वाला चश्मा था। एक हल्के नीले रंग का सर्जिकल मास्क उसके चेहरे को ढक गया था और प्रयोगशाला एक्सेस कार्ड अभय ने उसके लिए तैयार किया था जो उसके गले में लटका हुआ था। अभय ने पिछली रात ओडा मसाओ की प्रयोगशाला की सुरक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक हैक कर लिया था और अध्यांश के एक्सेस कार्ड के लिए जाली बारकोड बना दिया था। बेशक उन्हें प्रयोगशाला के इंट्रानेट पर H3APP7 पर कोई प्रायोगिक डेटा नहीं मिला। इवान ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वे वहां कुछ भी पाने की उम्मीद न करें। वह एक बार दवा के प्रति जुनूनी हो गया था और उसने शोध डेटा हासिल करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह सोच सकता था। कोई फायदा नहीं हुआ। वह जो कुछ भी खोदने में कामयाब रहा वह ओडा मसाओ द्वारा प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए यादृच्छिक टुकड़े थे। ऐसा लगता है कि ओडा मसाओ ने इंटरनेट के बारे में अपने आपत्तियां साझा किए हैं। उसे इसके सुरक्षित होने पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कागज पर रखा, उन्हें कभी भी किसी नेटवर्क पर अपलोड नहीं किया। अगर बेला ड्रग के शिकार नहीं होते तो अध्यांश कभी जापान नहीं आती। वह यहाँ केवल इसलिए था क्योंकि वह H3APP7 पर उपलब्ध सभी शोध डेटा, साथ ही फॉर्मूला प्राप्त करना चाहता था। शायद इसे भी बदतर स्थिति उसके लिए इंतजार कर रहा था। अध्यांश प्रयोगशाला के गलियारों में चला जा रहा था, पूरी तरह से अदृश्य होकर। उसके आसपास हर कोई उसी की तरह कपड़े पहने था।
ओडा मसाओ की प्रयोगशाला ने इंपीरियल यूनिवर्सिटी अस्पताल के सर्जिकल आउट पेशेंट विभाग के साथ एक ही इमारत साझा किए थे। वो एक कोने में मुड़ा और खुद को ओडा मसाओ की प्रयोगशाला के साधारण दरवाजे के बाहर पाया। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण या मूल्यवान प्रयोगशाला बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन किसी किताब को उसके आवरण से आंकना ठीक नहीं होगा। यह एक चालाक चाल हो सकती है। कभी कभी सादे दृश्य में छिपना बहुत प्रभावी हो सकता है। वहां आसपास और कोई नहीं था। अध्यांश ने अपना एक्सेस कार्ड निकाला, उसे स्वाइप किया और प्रयोगशाला में प्रवेश किया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। एक बार जब वह अंदर घुसा तो उसने तुरंत अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने हेडसेट पर स्पीकर को टैप किया। 3 लंबे टैप, उसके बाद 2 छोटे टैप। कनेक्शन के दूसरे छोर पर अभय ने समझा कि अध्यांश अंदर आ गया है और उसने तुरंत ओडा मसाओ की प्रयोगशाला के अंदर निगरानी कैमरे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हो सकता है कि ओडा मसाओ ने अपना सारा लैब डेटा ऑफलाइन रखा हो, लेकिन लैब की बिजली आपूर्ति, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और निगरानी कैमरों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता था। ये सभी इंपीरियल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के सेंट्रल पावर ग्रिड से जुड़े थे और सुरक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित थे। जल्द ही 3 लंबी बीप अध्यांश के ईयरपीस पर आई, उसके बाद एक छोटी सी बीप आई। ये संकेत था कि अभय ने निगरानी कैमरे को सफलतापूर्वक हाईजैक कर लिया था। निगरानी कैमरे से छेड़छाड़ के साथ और लैब में कोई और नहीं होने के कारण अध्यांश अब खुले तौर पर उस जानकारी की खोज करने में सक्षम था जिसे वह खोज रहा था। उसने हर जगह देखा और अंत में ओडा मसाओ की प्रयोगशाला के छोटे, सबसे भीतरी कार्यालय में एक तिजोरी पाई। तिजोरी पर कई आशाजनक सुराग थे जो H3F7 की ओर इशारा करते दिखाई दिए। सेफ का पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल नहीं था। अध्यांश ने पहले पासवर्ड को डिकोड करने और क्रैक करने का प्रशिक्षण लिया था। यह उनके लिए काफी आसान था। उसने पासवर्ड क्रैक किया, तिजोरी खोली और दस्तावेजों का ढेर और टेस्ट ट्यूब का एक बॉक्स देखा। सभी बड़े तरीके से व्यवस्थित थे। अध्यांश अपनी सफलता से थोड़ा सा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तिजोरी के अंदर एक इंफ्रारेड सेंसर था। वह अलार्म बजाए बिना अंदर नहीं पहुंच सकता था और दस्तावेज नहीं ले सकता था। अध्यांश ने अपना सिर उठाया और सीधे निगरानी कैमरे की तरफ देखा। कैमरे के दूसरे छोर पर अभय थे। उसने तुरंत अध्यांश के लुक का मतलब समझा और तिजोरी के इंफ्रारेड सेंसर की बिजली आपूर्ति तुरंत काट दी। एक बार बिजली कट जाने के बाद अध्यांश अंदर पहुंचा और कागज के दस्तावेजों के ढेर और टेस्ट ट्यूब के बॉक्स को बिजली की तरह तेजी से निकाला। उसने उन्हें कोरे कागज के ढेर से बदल दिया जो समान आकार और वजन का था। अध्यांश तुरंत प्रयोगशाला से बाहर निकला और इमारत के बाथरूमों में से एक में चला गया। उन्होंने अपने कस्टम निर्मित गैर प्रिस्क्रिप्शन चश्मे को हटा दिया और उन्हें एक स्कैनर में बदल दिया। उसने सभी दस्तावेजों को तेजी से स्कैन करना शुरू कर दिया और उन्हें एम्पायर के विशेष एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट के माध्यम से सीधे सिटी सैन्य अड्डे पर ईवान के कार्यालय में भेज दिया। अभय ने निगरानी कैमरे को उसके सामान्य वीडियो फीड से जल्दी से फिर से जोड़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। अस्पताल के सुरक्षा विभाग में निगरानी मॉनिटरों ने एक साफ सुथरी प्रयोगशाला दिखाई। एक भी चीज अनुचित नहीं दिखी। सी सिटी में स्पेशल ऑप्स मिलिट्री बेस के अंदर ईवान अभी अभी अपने कार्यालय लौटा था। उसने अपना काम करने वाला कंप्यूटर चालू किया और तुरंत कई उच्च प्राथमिकता वाली एन्क्रिप्टेड फाइलों को उसके ऊपर स्थानांतरित होते देखा। उसने उन्हें स्वीकार किया और पहला दस्तावेज खोला। उसने केवल कुछ पन्ने पढ़े थे जब उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। उससे पसीना बारिश की तरह बह निकला। उसकी गोल आंखें आतंक से भरी थीं। उसने अपना फोन निकाला और अध्यांश का निजी सैन्य नंबर पर डायल किया। उसके दांत किटकिटाना बंद नहीं कर रहे थे। इसी क्षण उसने सारी दुनिया को ऐसे देखा जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। जब अध्यांश को ईवान का फोन आया तो वह लगभग दस्तावेजों को स्कैन कर चुका था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसने सावधानीपूर्वक टेस्ट ट्यूबों को एक थर्मल इंसुलेटेड लेड बॉक्स में पैक किया, जिसे उसने अपने बैकपैक के अंदर रख लिया। उन्होंने पूछा, क्या है? मैंने अभी अभी आपके द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को देखा है। H3F7 यौन उत्तेजक नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक वायरस है। अध्यांश जम गई। आपने अभी अभी क्या कहा? फिर से कहना। उसकी आवाज कम और सुविचारित थी, जैसे कोई भारी धातु की वस्तु धीरे धीरे एक अथाह समुद्र में डूब रही हो। इसने किसी को हवा कम होने की महसूस कराया। मैंने अभी तक करीब से नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह कोई सामान्य कामोत्तेजक नहीं है। रासायनिक संरचना एक घातक वायरस की है। यह एक साइलेंट किलर है जो बिना निशान छोड़े मारने में सक्षम है। ईवान ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। फक, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं एक एंटीडोट तैयार नहीं कर सका। एंटीडोट्स वायरस के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल वैक्सीन्स ही उनसे लड़ सकते हैं। ईवान के श्रापों की गूंज उसके कार्यालय में सुनाई दी। अध्यांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आपातकाल के समय वह सामान्य रूप से शांत रहते थे, लेकिन इस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका दम घुट रहा है। उन्होंने ईवान के शब्दों पर संदेह नहीं किया, नहीं उन्होंने सोचा कि वह अत्युक्ति कर रहे थे।
इवान देश में सबसे प्रतिभाशाली चिकित्सा अधिकारियों में से थे और उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए वायरल बायोवेपन थ्योरी में महारत हासिल की थी। इवान के पास सबसे अधिक अधिकार था, चाहे वह प्राकृतिक या सिंथेटिक वायरस पर हो। डिंग, स्कैनर ने एक कुरकुरा ध्वनि उत्सर्जित की और सभी स्कैन का स्थानांतरण पूरा किया। अध्यक्ष का दिमाग घूमा और उसने योजनाओं को बदलने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। किसी भी व्यक्ति ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चीजें इतनी गंभीर होंगी। इवान ने तुरंत आखिरी फाइल खोली जो भेजी गई थी। कंप्यूटर पर ऑटो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से उन्होंने प्रभावशीलता तुलना डेटा के अंतिम सेट को पढ़ा। उसका चेहरा ग्रे से सफेद हो गया, यहाँ तक कि उसके होंठ भी पीले पड़ गए थे। उसने एक कांपती सांस छोड़ी और अध्यक्ष से बात की। इस वायरस की प्रभावशीलता आश्चर्यजनक है। प्रभावशीलता तुलना डेटा के अंतिम सेट के अनुसार जिस किसी को भी इस वायरस का इंजेक्शन लगाया गया था, उसकी आधे से 1 साल बाद मृत्यु हो गई थी। आगे समझाने से पहले उन्होंने रुककर डेटा को देखा। ये सभी महिलाएं थीं, वे सभी बीमारी से मर गए थे। केवल सामान्य बीमारियां और असामान्यता का कोई निशान नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के जैव हथियार ने अब खुद को एक अदृश्य हत्यारे के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जैसे ही उसने अपना चश्मा समायोजित किया, अध्यक्ष की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। उन्होंने धीरे से पूछा, फिर H3AB7 को शीर्ष श्रेणी का कामोत्तेजक क्यों कहा जाता है? कामोत्तेजक तत्व शायद एक साइड इफेक्ट है। जब वे वायरस का अध्ययन कर रहे थे, दवा के विकास के इतिहास में इस तरह की बात एक सामान्य घटना है। कुख्यात छोटी नीली गोली, पुरुष शक्ति दवा वियाग्रा, मूल रूप से उच्च रक्तचाप और एंजाइना पेक्टोरिस या हृदय रोग से जुड़े सीने में दर्द के इलाज के लिए एक अद्भुत दवा के रूप में विकसित की गई थी। हालांकि शोधकर्ताओं ने पाया कि यह इरेक्शन को प्रेरित करता है और असाधारण रूप से पुरुष शक्ति में वृद्धि करता है। ये दिल और रक्तचाप की जटिलताओं के इलाज की तुलना में यौन उत्तेजक के रूप में बेहतर काम करता है। इसलिए यह वही बन गया जिसे आज हम वियाग्रा के नाम से जानते हैं। इवान ने आह भरी, मुझे लगता है कि यह H3AB7 काफी हद तक वियाग्रा की तरह विकसित किया गया था, इसलिए यह अपने साइड इफेक्ट के लिए जाना जाता है। इसने उन्हें इसके वास्तविक प्रभावों को छिपाने की अनुमति दी। जब वे नैदानिक परीक्षणों के दौरान वायरस की खुराक का परीक्षण कर रहे थे, मुझे लगता है यह महज इत्तेफाक ही था कि उन्होंने इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसके बारे में सोचते हुए इवान को ठंडा पसीना आ गया। हालांकि उन्हें पहले H3AB7 में दिलचस्पी थी, ये केवल इसलिए था क्योंकि उद्योग के एक अंदरूनी सूत्र के रूप में अधिकांश अन्य लोगों की तरह उनका मानना था कि यह एक कामोत्तेजक था। इतने निम्न श्रेणी के पदार्थ पर बहुत से लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही इवान इसके बारे में बेहद उत्सुक थे, फिर भी उन्होंने प्रासंगिक डेटा प्राप्त करने के लिए कोई गलत रास्ते नहीं पकड़े। यदि बेला को H3AB7 नहीं दिया गया होता, तो स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज में सर्वोच्च रैंकिंग के अधिकारी अध्यक्ष ओडा मसाओ से प्राथमिक डेटा प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जापान की यात्रा नहीं करते। प्राथमिक डेटा के बिना वे कभी नहीं जान पाएंगे कि ये जापानी वैज्ञानिक एक विशेष वायरस के साथ देश के नागरिकों को लक्षित करने में इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं। अध्यक्ष एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास इस मिशन की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसर की पहुंच थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि केवल 3 लोग ही भाग ले रहे थे, उन्हें वास्तव में 1000 से अधिक कर्मियों का समर्थन प्राप्त था। लाइन के दूसरे छोर पर अध्यक्ष काफी देर तक चुप रही। इवान चिंतित हो गई और बोली, ध्यान से सुनो, यह एक वायरस है, और वायरस की विशेषता क्या है? अंतहीन अतिक्रमण और विनाश, जब तक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। अगर हम एक वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, तो न केवल बेला की जान को खतरा है, बल्कि देश की सभी महिलाएं इस विशेष वायरस का निशाना बन सकती हैं। अध्यक्ष का दिल उसकी छाती के खिलाफ धड़क रहा था, जैसे कि वह बार बार फंस गया हो और कसकर खींचे गए धनुष की डोरी से छूट गया हो। क्या आप एक वैक्सीन विकसित कर सकते हैं यदि मैं आपको सभी डेटा और प्राकृतिक वायरल कॉपी दे दूं? सैद्धांतिक रूप से यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि इवान अपना वाक्य पूरा कर पाता, अध्यक्ष ने फोन काट दिया। उस पल में वह एक निर्णय पर पहुंच गया था। ये देखते हुए कि ओडा मसाओ ने अपनी स्थिति को छुपाया था, जापानी सेना का मानना था कि उनके पास बैग में H3AB7 था। ये भी था कि कैसे CIA और ने ओडा मसाओ तक पहुंचने और उसे पकड़ने का प्रयास किया था। अध्यक्ष ने निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी इस वायरस के विकास में अपूरणीय था। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशेष कौशल सेट रखने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे मूल्यवान होता है। ऐसी प्रतिभा का नुकसान कुछ उद्योगों को 50 साल पीछे धकेल सकता है या पूरी तरह से समाप्त भी कर सकता है। यदि इवान एक टीका विकसित कर सके तो ओडा मसाओ को अनावश्यक बनाया जा सकता है। अध्यक्ष ने सार्थक को एक कॉल ट्रांसफर की। परिस्थितियां बदल गई हैं, लक्ष्य को समाप्त किया जाना चाहिए। जब सार्थक ने आदेश प्राप्त किया तब वह एक ऑयल पेपर छाता लिए हुए था और एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे आलसी ढंग से उनिगिरी खा रहा था। कोमल गुलाबी रोशनी में चमकते हुए उसकी आंखों ने तुरंत अपना सुकून खो दिया।
उसने उत्तर दिया, यस सर। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के एक अधिकारी के रूप में और अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में भी वह अपने कमांडिंग जनरल से कभी सवाल नहीं करने और केवल ऑर्डर कंप्लीट करने के आदी थे। ऑर्डर कंप्लीट करना सभी सैनिकों का निर्विवाद कर्तव्य था। उसके सामने हल्के गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम वाले भारी पेड़ थे, पतली और पतली शाखाएं लहलहाती गुच्छों के साथ। वे लगभग बर्फ से लदी शाखाओं की तरह दिखते थे और जब हल्की हवा आती थी तो शिंजुकू ग्योएन ऐसा लगता था जैसे चेरी ब्लॉसम बारिश में फंस गया हो। चमकते सूरज को गले लगाते हुए साफ आसमान ने एक सुंदर पृष्ठभूमि बनाई। ऐसे अति सुंदर दृश्यों में कई जापानी लोग पेड़ों के नीचे नृत्य किए बिना नहीं रह सके। बहती हुई पंखुड़ियों के साथ मधुर संगीत ने इस दृश्य को भव्य बना दिया। हालांकि सार्थक को जरा सा भी आराम महसूस नहीं हुआ। अगर अध्यक्ष ने अचानक ओडा मसाओ को खत्म करने का आदेश दिया था तो कुछ बहुत गलत था। सार्थक ने ऑयल पेपर छाता बंद कर दिया और सुस्ती से उसे टिप से हैंडल तक स्ट्रोक किया। उन्होंने विशेष रूप से देश द्वारा विकसित अत्यधिक जहरीले जहर की नोक पर लगाया था। ये रंगहीन और गंधहीन होता था। जैसे ही इसे इंजेक्ट किया जाएगा ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करेगा और हृदय में फैलेगी, जिससे म्योकार्डियल रोधगलन के रूप में मृत्यु हो जाएगी। किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ित को नहीं बचा पाएगी। वह अपने घुटनों को मोड़कर खड़ा हो गया, छाता पकड़कर धीरे धीरे फूल बिखेरते रास्ते पर चलने लगा। ओडा मसाओ अपने पोस्ट ग्रेड छात्रों के साथ चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे गाते और नाचते हुए बहुत उत्साहित था। ये साल का उनका सबसे खुशनुमा और सबसे रोमांचक समय था। शिंजुकू ग्योएन गार्डन और अधिक उद्दाम होता जा रहा था। अधिक लोग गा रहे थे और नाच रहे थे और भीड़ बन रही थी। पास के एक पेड़ के नीचे नाचते गाते मजे करने वालों के एक समूह में ऊबड़ खाबड़ जमीन पर फिसल गए और फिर गिर गए। इस आंदोलन ने सार्थक को धक्का दे दिया जो उनके पास से गुजर रहे थे। सार्थक ने इसे गति का लाभ उठाने के रूप में उपयोग किया और डांसिंग ओडा मसाओ की ओर आगे गिर गया। उसने चुपचाप अपने इस्तेमाल किए हुए छाते को बेत की तरह उठाया और ओडा मसाओ की पिंडली पर हल्के से वार किया।